Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 दिसंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में वहाँ पर पर्सनली जुड़ सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पर्शियन गल्फ को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि दो बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो कि हमारे पृथ्वी से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को जब ये ऑब्जर्व किया तो इस ऑब्जर्वेशन का एक महत्व, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगा, वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, या ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की जाएंगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल वॉज कन्फर्म्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। क्या साइंटिस्ट इससे सिंगुलैरिटी को समझ सकेंगे? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के हमारे न्यूज़पेपर में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में मेंशन किया गया है और कल से लगातार इसकी खबरें पब्लिश हो रही हैं। ये मैंने आपके सामने काफ़ी सारे आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिए हैं। ये आप देख पाओगे, रेलवे मिनिस्टर ने पहला जो वीडियो है अमृत भारत ट्रेन का वो अभी शो किया है। ये आप देख पाओगे, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर। उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जी न्यूज़ हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जगह पे डिस्कशंस हो रहे हैं और बोला जा रहा है कि 30 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और 2 रूट पर स्टार्टिंग में ये ट्रेन चलेंगी। 30 दिसंबर में यहाँ पर ये शुरू होंगी। तो आखिरकार वो रूट कौन से होंगे, अमृत भारत ट्रेन के अंदर में क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्यों ये बाकी ट्रेनों से अलग है, क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। हर एक बात यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपने वंदे भारत का नाम सुना होगा, ठीक है। अब जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसा आप प्लेन में एक्सपीरियंस लेते हो उसी तरीके एक्सपीरियंस वंदे भारत में है। तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर वंदे भारत का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। कहोगे कारण यह है कि वंदे भारत का जो टिकट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे उसको अफोर्ड नहीं करेगा डेफिनेटली। तो क्या हुआ, वही सिमिलर एक्सपीरियंस कॉमन लोगों को देने के लिए क्या किया गया, अमृत भारत ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। ये आप देख पाओगे, जो ट्रेन दिख रही है ऑरेंज कलर की, यही है अमृत भारत ट्रेन, ठीक है। तो वैसा ही एक मतलब लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए ये ट्रेन स्टार्ट की गई। तो कहोगे क्या फ़ायदा, लेना होता एक्सपीरियंस तो वंदे भारत में ले सकते थे। नहीं, देखो वंदे भारत का टिकट बहुत कॉस्टली है, लेकिन अमृत भारत ट्रेन का जो टिकट है दोस्तों वो हमारे जो नॉर्मल ट्रेन के टिकट्स होते हैं ना उससे केवल 15% ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन पीपल हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली एक लग्जरियस एक्सपीरियंस होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, कैसे होगा वो भी आगे बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कम टिकट में एक बढ़िया एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो उसके लिए ये अमृत भारत बेस्ट है। और अभी 30 दिसंबर को 2 अलग अलग जो रूट हैं वहाँ के लिए इन ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा। तो इस ट्रेन को लाने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर ये ट्रेन चल सकती है, ये बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल आपने कई सारे आर्टिकल में एक चीज़ देखा होगा,
ये जो कि अमृत भारत ट्रेन है, ये है पुश पुल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन। अब दोस्तों ये पुश और पुल बेस्ड ट्रेन कौन सी होती हैं, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेन है ये एक डबल इंजन वाली ट्रेन है। मान लो यहाँ पर ये ट्रेन है, इसके आगे ये इंजन लगा हुआ है, ठीक है। एक इंजन तो इसके आगे है और एक इंजन इसके पीछे भी है, और बीच में यहाँ पर पैसेंजर्स बैठेंगे, ठीक है। और जो आगे वाली ट्रेन है वो क्या करेगी, इसको पुल करेगी, यानी कि पीछे वाली ट्रेन को खींच रही होगी, है ना। और जो पीछे वाला, सॉरी आगे वाला इंजन, आगे वाली ट्रेन कह रहा हूँ, जो आगे वाला इंजन होगा वो क्या करेगा, इसको पुल करेगा, खींचेगा। और जो पीछे वाला इंजन होगा वो क्या करेगा, इस ट्रेन को आगे पुश करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि दो इंजन की यहाँ पर ताकत लग रही है। पहला इसको खींच रहा है, पीछा इसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसको तेज़ी से ढकेल रहा है, ठीक है। तो यही है पुश पुल टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ अमृत भारत ट्रेन में किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि इसका जो इंजन है दोस्तों वो WAP-5 लोकोमोटिव इंजन होने वाला है। दूसरा जो इसका जो मतलब ताकत होने वाली इंजन की वो होगी 6000 हॉर्स पावर, दोनों इंजन की, मतलब दोनों इंजन की कंबाइन नहीं, एक इंजन की 6000 हॉर्स पावर, फिर दूसरे इंजन की भी इतनी पावर होने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको पुश पुल बताया, फ्रंट इंजन ट्रेन को खींचेगा और पीछे वाला इसको और सपोर्ट करेगा, आगे धक्का मारेगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेन का स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको पता होगा जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं, है ना, उसमें इस तरीके का कपलर लगा हुआ होता है। अब जब ट्रेन चलती है तो पीछे डब्बों में अचानक से झटका आता है ना, जैसी ट्रेन स्टार्ट होती है, तो वो भी स्मूथ कर दिया गया है। वो एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, ऐसा कोई झटका महसूस होने वाला नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को भी दोस्तों अपडेट कर दिया गया है इसके अंदर। साथ ही साथ में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो ये आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली है, इसमें जो AC और नॉन AC कोचेस हैं दोनों को रखा जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारे देश में जो अलग अलग रूट्स हैं वहाँ पर भी इन ट्रेन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में लगभग 22 कोचेस हैं, जिसमें से 8 जनरल सेकंड क्लास कोचेस हैं फॉर अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स, और 12 सेकंड क्लास 3 टीयर स्लीप कोचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि स्लीपिंग कोचिंग्स भी है, ठीक है। प्लस जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर डब्बे देखने को मिलेंगे। 2 गार्ड के कंपार्टमेंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आर्टिकल्स में मेंशन्ड देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों बोला जा रहा है कि जैसे हम इस ट्रेन को स्टार्ट करते हैं 30 दिसंबर को, तो आने वाले 4 से 5 महीने तो केवल हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहीं पर और कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। तो अगर कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको यहाँ पर इसमें दिया जाएगा, जिसकी वजह से जब इसको फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ में ये चलनी शुरू होगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेन को बनाया कहाँ पे गया है, चेन्नई के अंदर में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। क्लियर। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लोगों का कंफर्ट है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ इंटीरियर भी यहाँ पर शो करेगा है ट्रेन का। ये आप देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पर स्टाम्प लगा हुआ है, उन्होंने ये जो फोटो है वो शेयर किया है। जैसे पहले क्या होता था कि जो सीट होती थी, चलो वो तो गद्दे की होती थी, लेकिन यहाँ पर जो पीछे होता था ये लकड़ी का पटला हुआ करता था, ठीक है। अब वहाँ पे भी कंफर्टेबल लोगों को नहीं हुआ करता था, बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये चीज़ें पूरी तरह से चेंज कर दी गई हैं, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, टॉयलेट्स के अंदर में जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नया CCTV, चार्जिंग, फ़ोन होल्डर, ये हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है इस ट्रेन के अंदर में। ये इंटीरियर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। फिर उसके बाद बात ये होती है कंफर्टेबल की, तो हमने डिस्कशन कर ली। स्टार्टिंग में जो पहले 2 ट्रेन चलने वाली हैं जो कि 30 दिसंबर को चलेंगी, हमारे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, तो वो 30 दिसंबर को कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। पहली जो ट्रेन चलेगी दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अयोध्या है उसको कनेक्ट करेगी बिहार के दरभंगा के साथ में। तो पहली ट्रेन तो इस रूट पर चलेगी। और जो सेकेंड रूट होने वाला है इसका वो है बेंगलुरु से मालदा, ठीक है। बेंगलुरु से सीधा वेस्ट बंगाल के अंदर जो मालदा है वहाँ को ये कनेक्ट करेगी, ठीक है। एक काफ़ी कह सकते हो कि ये ना बिजिएस्ट वाला रूट देखने को मिलता है, उस रूट पर भी ये ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा डेटा जो भी था वो सब मैंने आपके सामने मेंशन किया। आई होप आपको एक बढ़िया तरीके से जो इसके बारे में क्लैरिटी है वो मिल चुकी है।
ठीक है। तो अमृत भारत ट्रेन खास क्यों है? क्योंकि ये देश की पहली पुल पुश ट्रेन है। अब पुल पुश ट्रेन कौन सी होती है वो हमने डिस्कस किया है। इसमें 2 इंजन हैं, वो भी बात कर ली है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, वो भी यहाँ पर बात कर ली है। झटके नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे वो आपको पता चल चुका है ना। जो कपलर है उसके अंदर में अपडेट्स लाए गए हैं, प्लस रफ्तार को एकदम तेज़ी से पकड़ सकेगा। टॉयलेट में पानी की बर्बादी कम। ट्रेन में कवच लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर जो ट्रेन आपस में टकराने का डर होता है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। भारतीय इंजीनियरों ने यहाँ पर इस पूरे ट्रेन को बनाया है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। दोस्तों आज का जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके पीछे का रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आज के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं, आप केवल इंपॉर्टेंस समझना। आप ये देखना हाँ वीडियो का जो यूज़ है वो मेरे एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा बड़े लेवल पर है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, उनका फेवरेट टॉपिक है या नहीं है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होगी। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस के साथ में आएगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के सबसे पहले आर्टिकल के बारे में। हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन गुड गवर्नेंस डे। आपको पता होगा अभी 25 दिसंबर निकली है। 25 दिसंबर को हमने गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया। उसी दिन जो हमारे यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसी गुड गवर्नेंस के बारे में। क्या होता है गुड गवर्नेंस, क्या होता है यहाँ पर ये गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, इसके फ़ायदे, इसमें कहाँ पर हम पीछे चले जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों 25 दिसंबर को जैसे मैंने बोला इंडिया ने गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया और उसी दिन हमने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट की है। इस साल जो हमारा मेन फोकस है वो है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना इस गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसमें नए नए फीचर्स ऐड करे जा रहे हैं। सरकार के नए नए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ नए स्पेशल फीचर्स ऐड करेंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिरकार गुड गवर्नेंस है क्या, पहले ये जानते हैं। जब दोस्तों हम बात करते हैं गवर्नेंस की तो आप इसको हिंदी में कई तरीके से देख सकते हो। रूल करना, शासन, राइट्स की बात करना, अधिकार की बात करना लोगों के, है ना, शासन की विधि आप इसको कह सकते हो। मतलब कई सारे यहाँ पर इसके टर्म्स हो सकते हैं, हिंदी में आप इसको कई सारी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो गवर्नेंस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक पूरा सिस्टम जिसके माध्यम से जो हमारी संगठन है, सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, वो कंट्रोल की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, चलने का तौर तरीका। गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया जाता है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ की तरह, एक ऐसे तरीके जिसके माध्यम से जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज कर रही हैं, किस तरीके से सरकार लोगों के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, उनका सम्मान कर रही है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है, हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, कैसे पूरा कर रही है। यही है हमारा पूरा का पूरा गुड गवर्नेंस, हमारा शासन करने का एक बेस्ट तरीका, गुड गवर्नेंस। अब बात करते हैं, गुड गवर्नेंस को अलग अलग तरीके से दोस्तों डिफाइन किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस को भी डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि गुड गवर्नेंस क्या है। इसके अंदर में एक चीज़ आती है, द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट्स आर सेलेक्टेड। गुड गवर्नेंस में एक चीज़ ये भी है कि वो प्रक्रिया क्या है, वो तरीका जिसके माध्यम से सरकार को बनाया जा रहा है, सरकार मॉनिटर कर रही है, सरकार को रिप्लेस किया जा रहा है, वो भी गुड गवर्नेंस में आता है। सरकार की कैपेसिटी, सरकार की जो पॉलिसीज़ है, जो नीतियां हैं, वो किस तरीके से आई हैं, कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं, कैसे लागू कर रही है गवर्नमेंट उन पॉलिसीज़ को। ठीक है, उन पॉलिसीज़ को अच्छी तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो गुड गवर्नेंस में आता है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस में कई सारी चीज़ें आती हैं। अकाउंटेबल, सरकार जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंट है, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है ना। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हो गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में। और होता क्या है, इसी के बेसिस पर ना एक इंडेक्स भी रेडी किया जाता है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर में गवर्नेंस इंडिकेटर है, वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से इन्होंने 200 अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर गवर्नेंस को ये कैसे मेजर करते हैं, इन 6 चीज़ों को देखकर। उस देश में सरकार कितनी जवाबदेही है, सरकार की जो स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो कितनी बनी हुई है, दंगे कैसे हो रहे हैं, जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो कम है या नहीं है ना, जो गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वो किस लेवल पर काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ, करप्शन कितना कंट्रोल कर रखा है। तो ये कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं।
इन पॉइंट्स के बेसिस पर दोस्तों हम देखते हैं किसी देश में गवर्नेंस किस लेवल पर है। अगर ये सारी चीज़ें एक हद से पार हो चुकी हैं, हिंसा बढ़ रही है, क्वालिटी है नहीं प्रॉपर, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का गुड गवर्नेंस रहेगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, वो बैड गवर्नेंस हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब ये इंडिकेटर्स हैं मेनली। अब होता क्या है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ना, ये तो हमने टर्म समझा, अब इसके रेस्पॉन्स में बात करेंगे अपने भारत की। इंडिया में गवर्नेंस को लेकर क्या क्या मेन समस्याएं नजर आती हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे। समस्या नंबर 1, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। मैं आपको बता दूं, करप्शन को लेकर भी एक इंडेक्स आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। मतलब इंडेक्स आता है, ये 2022 के इंडेक्स की बात की जा रही है। 2022 का जो इंडेक्स था, इसमें इंडिया की रैंक 180 में से 85 नंबर पर थी, 85th रैंक आई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी जो करप्शन है, जो घूसखोरी है, जो पब्लिक फंड है, जो हमारा टैक्स है गवर्नमेंट के पास में, उसका कई बार गलत उपयोग हो रहा है। ठीक है, मिसयूज हो रहा है उसका, तो वो करप्शन ही तो है। तो ये सबसे पहला इशू है इंडिया में, और ये बेसिकली हमने सोर्स के माध्यम से डिस्कस किया है। एक हाई पॉइंट है आपके पास में, फैक्ट है आपके पास में कि हाँ इस इंडेक्स में ये रैंक है, ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये। सेकंड जो मेन समस्या है वो है इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम देख पा रहे हैं जीडीपी तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी इंडिया में अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 2022 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने ये बताया कि इंडिया में जो रिचेस्ट लोग हैं वो 1% हैं, और उन 1% लोगों के पास में हमारे देश की 40% से ज़्यादा जो वेल्थ है वो रखी हुई है। आप इमेजिन करो, इंडिया में टॉप 1% लोग जिनके पास में हमारे देश का 40% वेल्थ, उससे भी ज़्यादा वेल्थ केवल उन 1% के पास में है, और जो बॉटम के 50% बचते हैं उनके पास में केवल 3% के आसपास वेल्थ बचती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिस्पैरिटीज़ जो हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, वो यहाँ पर रिच पीपल को ज़्यादा मिल पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी गवर्नेंस के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो समस्या है, समस्या नंबर 3, वो है इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल हकीकत बात। क्या होता है, कई बार ना कई सारे अपराध को लेकर हमारे पास में बहुत अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं, लेकिन हम उन कानून को सही से लागू नहीं कर पाते, और सही से लागू नहीं कर पाते तो उन कानून का क्या फायदा यार। तो वही बोला गया, आप ये देखो, बहुत सारे जो वेल इंटेंशन्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स को जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो उसको लागू नहीं कर पाते, और जब लागू कर रहे हैं तो उसमें करप्शन हो रहा है। आप एक एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल मैंने आपको हाल ही में बताया भी था, एक लेटेस्ट एग्जाम्पल इसमें ऐड कर दिया गया है। साल 2023 यानी इसी साल की बात कर रहे हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कई सारी प्रकार की समस्याएं पाई। इन्होंने ये देखा कि जो सीएजी की रिपोर्ट से ये आई है, और इन रिपोर्ट ने ये बताया कि झारखंड के अंदर में जो विधवा महिलाओं की पेंशन थी वो पुरुषों को दे दी गई। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पॉलिसीज या स्कीम्स को अगर काम किया जाएगा या लागू किया जाएगा तो अगेन उन स्कीम का कोई फायदा नहीं, फेक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये भी गुड गवर्नेंस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या। फिर समस्या नंबर 4, इनएडिक्वेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का जो कोर्ट है उसके ऊपर में बर्डन आज के समय पर बहुत ज़्यादा है। केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों केसेस, आपको हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। इस चक्कर में जो नए केसेस हैं उनकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाती है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। ये भी गुड गवर्नेंस की एक बड़ी समस्या। इतना ही नहीं, एक और समस्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। भारत कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से गुजर रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर स्कैरसिटी, लगातार पेड़ की कटाई होना, डिफॉरेस्टेशन, तो ये मेजर चैलेंजेस हैं। 2023 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट थी दोस्तों, उसने इंडिया के कई सारे शहर को दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का टैग दिया है। तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो कहाँ गए? जो हमारा एनफोर्समेंट करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हमको नज़र आता है। ये भी एक समस्या है। फिर उसके बाद एक और समस्या आती है, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो फोकस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो होता है इलेक्टोरल गेन्स के पर्पस से, इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उनको फ़ायदा हो सके, और इसके लिए यहाँ पर कई बार ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं जो हमारे देश को ले जाकर डुबा देती हैं। अब
समस्याओं की जब हमने बात की है तो उसके बाद ये बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं। देखो हमारे पास में ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गुड गवर्नेंस से संबंधित है, रिलेटेड है इंडिया में। और वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? इनिशिएटिव नंबर 1, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपके पास में, मेरे पास में, हम सबके पास में एक पावर आती है कि हम सरकार से किसी भी टॉपिक को लेकर इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, जिससे करप्शन के चांसेस कम होंगे। तो पहला इनिशिएटिव है जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है? सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये भी एक बढ़िया इनिशिएटिव है। फिर एक इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या है, जो सरकारी सर्विसेज है उनको सबको डिजिटाइज कर दिया गया है। टैक्स को आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है, ह्यूमन का इंटरेक्शन कम हो चुका है। तो ये भी गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा है। फिर बात आती है सिटीजन चार्टर्स की। तो कमिटमेंट है हमारे सर्विस स्टैंडर्ड्स के प्रति। ठीक है, अगर आप देख पाओगे तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल सिटीजन का पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट के पर्पस अगर आप देखोगे तो सरकार के कई सारे इनिशिएटिव, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सिटीजन्स हैं उनको ताकत मिलती है कि वो अलग अलग जो पॉलिसी हैं सरकार की, उनके डिस्कशंस जब होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने नए नए आइडियाज़ को सबमिट कर सकें, गवर्नमेंट को सबमिट कर सकें, सरकार को इन मुद्दों पर फीडबैक दे सकें कि हाँ ये काम ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए था जिससे सबकी भलाई होती। तो इस तरीके के आइडियाज़ आप सबमिट कर सकते थे। तो ये भी गुड गवर्नेंस में एक बढ़िया ऑप्शन है। फिर एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर बात आती है ग्राम सभा की, जो विलेज लेवल की मीटिंग्स होती हैं, है ना, वहाँ पे भी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पार्टिसिपेशन करना। फिर राइट टू एजुकेशन, मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, स्पेशली 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये भी गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं। इतना ही नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, यानी कि अगर आप हमारे संविधान का 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमारा संविधान का संशोधन देखते हो, तो इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से जो पंचायत होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, इनको पावर मिलती है, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो अपनी लोकल डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ये पावर्स उनके पास में आती हैं। ये भी गुड गवर्नेंस में एक बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होगा, चीज़ें बढ़िया चल पाएंगी। सारी पावर्स एक के हाथ में नहीं है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि सारी पावर एक के हाथ में ना होकर धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट के पास में भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में वो पावर्स बट गई हैं। समझ गए? फिर बात आती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसका मेन फोकस क्या है, जो 112 जोग्राफिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत पीछे हैं, वहाँ के लोगों के पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इंप्रूव करना। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, तो यहाँ पे 100 जो सिटीज़ हैं उनको प्रॉपर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देना, ताकि लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स किस चीज़ के लिए हैं? गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? सभी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। यही तो एक मेन चैलेंज है, यही तो एक मेन समस्या थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो गुड गवर्नेंस क्या है और गुड गवर्नेंस से संबंधित मेजर समस्याएं इंडिया में क्या देखने को मिल रही हैं, इससे संबंधित इनिशिएटिव्स हमारे पास में, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो प्रॉपर लॉज हो, वो क्या क्या है वो हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं गुड गवर्नेंस को बढ़िया करने के लिए? तो पहली चीज़, हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर में थोड़े सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है हमें पब्लिक सर्विस के अंदर में। प्लस जो विकास है, वेरिएबल, इमर्सिव, कर्मयोगी, एडवांस्ड सपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इस डायरेक्शन में। तो ब्यूरोक्रेसी जो हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर सुधार। दूसरा, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं यहाँ भी करना होगा। जो आज के समय पर केसेस पेंडिंग पड़े हैं दोस्तों, उसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, ज़्यादा जजेस को अपॉइंट करना होगा, जिससे यहाँ पर तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पर जो केसेस उनको निपटाया जा सके। ई कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, ये भी एक बढ़िया स्टेप है, जिससे जो ज़्यादा केसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म लेकर आ सकते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि क्या करेगा, लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं उनको एनालाइज करेगा, प्लस समझेगा कि हाँ भाई क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ पर एक सोल्यूशन देने का काम करेगा। समझ गए? तो इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है।
नाउ फाइनली, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं गुड गवर्नेंस के बारे में और उसी समय पर हमने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, तो इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपने पता होना चाहिए। 4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर के अंदर में, जो कि आज के समय पर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पॉलिटिक्स में आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, लगभग बात है 1942 की। फिर धीरे धीरे करके इनको प्रधानमंत्री का पद मिलता है और प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने सर्व किया 1996 और 1999 में। और ये पहले व्यक्ति बने, आप कह सकते हो कि जिन्होंने एज ए पीएम के पद पर बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। 9 लोकसभा और 9 लोकसभा के साथ साथ 2 राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो यहाँ पर जीते। और इंडिया का जो बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का टाइटल है दोस्तों 1994 में वो इन्हीं को दिया गया। बाद में पद्म विभूषण अवार्ड 1994 में इनको दिया गया। साथ ही साथ में भारत रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे भी सम्मानित किया गया 2015 में। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब सवाल यह है कि सर हमने इतना कुछ डिस्कस किया इस आर्टिकल में, उसके पीछे का मेन कारण यह है यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2016 का पेपर आप खुद भी ओपन कर सकते हो, वहां पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगातार एक ही साल गुड गवर्नेंस को लेकर। सवाल ये देखो, सवाल क्या पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस एंड द गुड गवर्नेंस एंड द एथिकल गवर्नेंस। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपको मिल गया, समझ गए। उसके बाद ऊपर आप क्वेश्चन देखो, इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो आपने डिस्कस करना था। तो अगेन आपके पास में इतना कंटेंट मिल चुका है, आप दोनों जो क्वेश्चन है उनका उत्तर लिख सकते हो। समझ में आ गया तो इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, सबसे इंपॉर्टेंट गुड गवर्नेंस, तो वो सब डेटा जब आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, घंटों वेस्ट करने वाले हो, तो आपको जो डिजिटल नोट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस पूरे क्लास का जो भी ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा बहुत लेंदी है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता है। आपके टाइम की बहुत बचत हो जाती है, मतलब 2 से 3 घंटा आप अपना सेव कर सकते हो जो आप लिखने में बर्बाद करते हो। और ये जो पीडीएफ है प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उससे अच्छी बात दोस्तों, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है। आपने बार बार स्टोरेज का जो इशू होता है, भाई मैं बहुत सारा कलेक्शन करके तो रख लेता हूँ, लेकिन मोबाइल का स्टोरेज क्या करूं, है ना। मोबाइल के स्टोरेज की तो दिक्कत है ना भाई, कितना कंटेंट कहाँ पे स्टोर करके रखूं मैं। तो वो सारी दिक्कतें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है, किसी भी तारीख का डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, टेंशन फ्री, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आज से मिलेगा, नहीं, पहले का कंटेंट भी आपको मिलेगा अगर आप आज इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे। ठीक है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देखना कि हाँ मुझे कौन सी पीडीएफ मिल रही है, कैसे मैं ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा फायदे को निचोड़ सकता हूँ, और गारंटी आपका कुछ ही दिनों में अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये वो अमाउंट है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, जो आप इधर उधर खर्च कर देते होंगे, लेकिन आप डेमो वीडियो अच्छे से देखकर सोच समझ कर अपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो एक छोटा सा आपका रिक्वेस्ट होता है यार, लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का डेली बेसिस पे टारगेट होता है, भूल जाते हैं काफ़ी सारे लोग, उनको मैं याद दिलाता हूँ यार प्लीज़। ये एक छोटा टारगेट है जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आप इनका काम कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमने गुड गवर्नेंस डिस्कस किया था ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं और ये चर्चाओं में। या आप देखोगे 22 दिसंबर को चर्चा में था, इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश हुआ, फिर उसके बाद में 25 दिसंबर को चर्चा में आया, देन उसके बाद में अभी आप सर्च करोगे तो और भी बहुत सारे आर्टिकल सोन नदी को लेकर पब्लिश हो रहे हैं। मैटर क्या है, डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल है, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है दोस्तों, अवैध तरीके से जो सोन नदी है वहां से इस रेत को निकाला जा रहा है, और यहीं पर 20 लोगों को अरेस्ट किया गया। 40 बड़ी बड़ी जो नाव हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से सैंड को निकाल रही थी नदी से, उनको जब्त किया गया बिहार पुलिस के थ्रू।
ये आप देख पाओगे नाव में भरा पड़ा है सैंड। इन सबको जब ये सब इलीगल अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या है पूरा मैटर और ये देश के लिए कितना बड़ा संकट है वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले बात करते हैं इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में। तो न्यूज़ आपको पता चल चुकी है, बिहार की पुलिस ने जो सैंड के स्मगलर्स हैं उनको अरेस्ट किया है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर नदी से ये बालू निकाल रहे हैं और उसके बाद में ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसका ट्रेड भी करेंगे। ये इलीगल है भाई, इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से काम चल रहा है। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है सोन नदी के किनारे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके माध्यम से हमको जानने को मिलता है कि हाँ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इस एक्टिविटीज़ को हमें रोकना होगा। सवाल नंबर 1, सैंड माइनिंग होती क्या है, ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। बालू का खनन करना, खनन करने के बाद ये जो रेता है वो पानी से निकालना, वहीं मिलता है ना हमें, नदियों में मिलता है। तो सैंड माइनिंग को हम डिफाइन करते हैं एज अ रिमूवल ऑफ प्राइमरी नेचुरल सैंड। जो नेचुरल सैंड, प्राकृतिक तौर पर जो रेता हमको मिल रहा है, ठीक है, पानी के अंदर में, उसको वहाँ से निकालना और फिर उस नेचुरल सैंड में से भी जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल होता है, उसको यहाँ पर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। समझ गए? अब ये जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के खतरे पहुंचाती है हमारे एनवायरमेंट को। अब पहली चीज़, जो ये सैंड है, जो ये रेता है, वो मिलता कहाँ कहाँ पे, इसके सोर्सेज क्या क्या है, ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या, जो सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस है दोस्तों, इन गाइडलाइंस ने हमें सजेस्ट किया है कि जो रेते के सोर्सेज होते हैं इंडिया के अंदर में वो अलग अलग हैं। नदियों से हमें ये सब सैंड मिल जाता है, नदियों में, रिवर बेड में बहुत सारा मिलता है, खोद के निकाला जाता है ना। झीलों में मिल जाता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में से मिट्टी निकालते हैं, खेतों से मिट्टी निकाली जाती है। कोस्टल एरियाज, तट के किनारे मिल जाता है, मैरीन सैंड मिल जाता है आपको, वहाँ वाला रेता मिल जाता है। पैलियो चैनल्स हो गए, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड जिसको बोलते हैं, ये सब मिल जाते हैं आपको। ये सारे सोर्सेज है दोस्तों, ये जरिए हैं जहाँ से सैंड्स को निकाला जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इलीगल सैंड माइनिंग के अंदर में अपना योगदान दे रहे हैं, अवैध तरीके से सैंड माइनिंग को बढ़ा रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। हमारे पास में लॉज बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कितने सारे कानून हैं जो सैंड माइनिंग को रोकने का काम करते हैं, लेकिन वही बात है ना, हम उसको सही से काम पे नहीं लगा पा रहे या फिर सही से हमने उस कानून को लागू नहीं किया। और यही एक रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से इलीगल सैंड माइनिंग बढ़ती चली जा रही है। लोग सोचते ही नहीं है, अरे कानून हमने तो सुना नहीं भाई इसके बारे में, किसी को कुछ हुआ है, तो लोग भी क्या कर रहे हैं, इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग कर रहे हैं। ये था फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, हाई डिमांड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इस मिट्टी की और रेते की जो ज़रूरत है दोस्तों, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है जिस तरीके से डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है। लगातार कंस्ट्रक्शन, आप चारों तरफ देखते होंगे, सब घर बन गए। एक ज़माना था यहाँ पे जब खाली खाली रहता होगा आसपास, आपके घर के आसपास भी रहता होगा, लेकिन अब सब यहाँ पर एरियाज पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ता चले जा रहा है और उसमें इन मिट्टी की, रेत की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, शहरीकरण बन रहा है, लोग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सैंड की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। अब डिमांड बढ़ेगी तो इसको पूरा करने के लिए इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से सैंड माइनिंग तो होगी। और फैक्टर नंबर 3, करप्शन एंड माफिया इन्फ्लुएंस। जो करप्ट प्रैक्टिसेस है दोस्तों, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े गैंग्स होते हैं जो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं इस इलीगल तरीके से, ये अवैध तरीके से निकाला इससे और उसको बेचकर एक मोटा बिजनेस किया, मोटा पैसा कमाया। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं आसपास के, जिनकी ड्यूटीज होती हैं, वो भी साथ में मिल जाते हैं, करप्शन चल रहा होता है और ये इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देता है। ये भी एक फैक्टर है। फिर बात आती है लैक ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास में इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है भी नहीं ना। नेचुरल सैंड की डिमांड है तो वो नेचुरल सैंड ही डिमांड पूरा करेगी, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। इसके चक्कर में भी सैंड माइनिंग लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर बात आती है वीक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर का प्रोसेस होता है। मान लो आपने कहीं पर प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले वहाँ का EIA होता है, देखा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट का असर एनवायरमेंट के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है दोस्तों, इसको हम अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और लोगों के अंदर में जागरूकता है ही नहीं, बिल्कुल भी। जागरूकता ना होने की वजह से भी क्या हो रहा है, इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अब सवाल यह है कि अगर रेता निकाल लिया पानी से या मिट्टी खोद के निकाल ली तो उससे दिक्कत क्या है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, उसके कई सारे परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं।
परिणाम नंबर 1, इरोजन एंड हैबिटेट डिसरप्शन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया कि जब भी आप बिना किसी सर्टिफिकेशन के अवैध तरीके से इस तरीके से मिट्टी का या बालू का खनन करते हो तो इससे जो नदी के अंदर रिवर बेड है, क्योंकि उसी रिवर बेड से आप खोद कर निकाल रहे हो वो, है ना, तो क्या होगा, उसमें बदलाव होगा, एरोजन बढ़ जाएगा, जो मिट्टी खुदेगी वो तेजी से बहना शुरू हो जाएगी, पानी का फ्लो तेजी से इंक्रीज हो जाएगा, जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो जो प्रेजेंट है यहाँ पे पानी के अंदर में, उनकी जो जान है वो खतरे में पहुंच जाएगी। सैंड माइनिंग की वजह से जो हमारी नदियों की स्टेबिलिटी, स्थिरता होती है दोस्तों, वो खत्म हो जाती है। ये बात है, ठीक है। तो पहला परिणाम। दूसरा, फ्लडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस रिवर बेड से बहुत सारा रेता, बहुत सारी मिट्टी निकाल ली। इसकी चक्कर में अब जो बहाव है पानी का वो तेज़ी से इंक्रीज हो चुका है, तो इससे फ्लड होने के चांसेस हैं। फ्लड होगा और बवाल होगा। पानी के नीचे बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उन सब की जो जान है वो खतरे में पहुंच जाएगी। कई बार क्या होता है, मिट्टी निकालते निकालते बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा कर दिया जाता है, क्योंकि एक ही जगह से, ठीक है, पानी के नीचे से एक ही जगह से खोद के निकाल दें, और निकालते निकालते दोस्तों वो इतना गहरा खड्डा कर देते हैं, एक डीप पिट क्रिएट कर देते हैं, और इतने गहरे गड्ढे की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बाहर आने लगता है, और वो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी यहाँ पर फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसका अफेक्ट सीधा जो लोकल ड्रिंकिंग वाटर वेल्स होते हैं उन पर पड़ता है। उनका पानी कम होता हुआ दिखाई देता है, पानी की कमी क्रिएट होने लगती है। ये भी इसका एक इम्पैक्ट है। फिर है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की जो जान है वो सब खतरे में आ जाती है इस इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से। सवाल यह है कि जब इतने परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो हम इसको रोकते क्यों नहीं? क्या हमारे पास में रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है? हर चीज़ के लिए तो इनिशिएटिव है, इसके लिए नहीं है बिल्कुल। देखो, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास में सैंड माइनिंग को रोकने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लागू करने में। अब इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इनिशिएटिव नंबर 1, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये हमारे पास में एक प्रॉपर लॉ है। यहाँ पे सैंड को एक माइनर मिनरल की तरह क्लासिफाई किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख लो। कभी कभी मेजर और माइनर प्रोड्यूस के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो सैंड एक माइनर मिनरल है, ध्यान रखना इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनर मिनरल्स है उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल हमारे गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलता है। और इसी एक्ट का जो सेक्शन 3 क्लॉज ई है वो ये बोलता है, इसका मेन मकसद है इस इलीगल माइनिंग को रोकना, और सरकार अलग अलग कानून को लागू करे इस इलिसिट प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में प्रॉपर लॉज हैं ये। इतने ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा अच्छा एक बात और ऐड कर दूं मैं, जो ये हमारा पुराना वाला एक्ट है ना 1957 का, इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है, और बदलाव करके एक नया अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब आते हैं दूसरे कानून पर। दूसरा हमारे पास में है 2006 का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई जहां पर भी सैंड माइनिंग हो रही है, सैंड माइनिंग कलेक्शन की जा रही है, ठीक है, खनन किया जा रहा है मिट्टी का, वहां पे अप्रूवल की जरूरत है। आपको अप्रूवल लेना होगा, और जब आप अप्रूवल नहीं लोगे, बिना अप्रूवल के काम कर रहे होगे, तो वो इलीगल है, अवैध है। समझ गए? तो हमारे पास में लॉ है भाई, अगर अप्रूवल नहीं लोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये बात ऑलरेडी लॉ में है। फिर बात है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 की भी यहाँ पर एक गाइडलाइंस हमारे पास में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जारी की थी। यहाँ पे इस गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाएं, अपनी रिवर्स की सुरक्षा कर सकें, है ना, अपनी रिवर वाटर को पल्यूट होने से बचाएं, ग्राउंड वाटर को कम होने से बचाएं। ये सब कब होगा? जब हम इलीगल सैंड माइनिंग को रोकेंगे। और जब अप्रूवल देके सैंड माइनिंग की जाती है तो तौर तरीके से की जाती है, देखा जाता है भाई उसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे कैसा पड़ेगा। अगर ज्यादा बुरा पड़ रहा होगा तो वहां पे सैंड माइनिंग नहीं होगी। समझ गए? तो ये एक डिफरेंस है इलीगल और अप्रूवल में। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना। बाकी अब बात करते हैं सोन नदी की, क्योंकि रिसेंटली सोन नदी न्यूज में आई है, क्योंकि यहीं पर ये सैंड माइनिंग की गई है। सोन नदी एक पेरेनियल रिवर है हमारे सेंट्रल इंडिया में। पेरेनियल रिवर का मतलब यह है, आप देख पाओगे ये हमारे भारत का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा है जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, पेरेनियल रिवर वो रिवर्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली फ्लो होती हैं, साल भर, पूरे साल यहाँ पर बहती हैं, उनमें पानी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सोन नदी दोस्तों गंगा की दूसरी सदर्न ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आप देख पाओगे गंगा नदी ऊपर से आ रही है, और गंगा नदी में यहाँ पर ये सोन नदी मिल जाती है। एक सहायक नदी है गंगा की।
सोन नदी छत्तीसगढ़ से दोस्तों ओरिजिनेट होती है। छत्तीसगढ़ में एक हिल है अमरकंटक हिल, वहाँ से निकलती है और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को क्रॉस करते हुए जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? बिहार के अंदर पटना वाले रीजन में। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो सोन नदी में भी कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे घाघर, जोइला, छोटी महानदी, बानस, गोपड़, रिहांद, कन्हर, नॉर्थ कोयल रिवर, इस तरीके की नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। ठीक है, और इसी सोन नदी के ऊपर में कई सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं दोस्तों, जैसे बाणसागर डैम हो गया, मध्य प्रदेश में बना हुआ है ये। रिहांद डैम हो गया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पीपरी के पास बना हुआ है, जहाँ जहाँ से नदी बहती है। ठीक है, तो सोन नदी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया। सवाल ये है कि सर आर्टिकल इंटरेस्टिंग नहीं था, क्या कोई काम का है ये आर्टिकल या नहीं? देखो, बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात है आपने सिलेबस से लिंक करके इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस ये देखो, आप 2019 का पेपर ऑन करो। ठीक है, और मेंस में यूपीएससी ने डायरेक्टली क्या सवाल पूछा? कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, टू आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर ये जो सैंड माइनिंग हो रही है, इसका चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, इसका सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? सैंड माइनिंग का इंपैक्ट क्या होता है हमारे इंडियन कोस्ट पर, ये आपने बताना एग्जाम्पल से देकर। 2019 का क्वेश्चन दोस्तों, आपके पास में इनफ कंटेंट है। ठीक है, 150 शब्द, 200 शब्द, 10 नंबर, 20 नंबर आपके यहाँ पर गेन करने का एक बढ़िया मौका, यहाँ पर ये देख पाओगे पूरा क्वेश्चन। समझ गए? तो इसका इंपॉर्टेंस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 जो हमने स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल डिस्कस किए हैं ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले समय पर बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछने के चांसेस हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, क्या बात की जा रही है? चाइना ने रेयर अर्थ जो टेक्नोलॉजीज होती हैं दोस्तों, क्या होता है ना, जो रेयर अर्थ जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आज के समय पर हमें ज़रूरत है इनकी। हर एक चीज़ जो आसपास की है, टीवी है या ये सारी चीज़ें हैं, उनमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसको निकाला जाता है और निकालने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तो चाइना ने दोस्तों रेयर अर्थ जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया कि भैया ये टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो हम यूज़ खुद करेंगे। अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो क्या है रेयर अर्थ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और चाइना और रेयर अर्थ मिनरल्स का अपना आपस का कनेक्शन क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। चाइना ने क्या किया, जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं दोस्तों, हमारे 17 अलग अलग रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनका हम उपयोग अपने सभी जगह पर कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, साइकिल हो, ग्लासेस हो, हर जगह पर उनका यूज़ हो रहा है, वो इनसे ही बन रहे हैं। लेकिन ये रेयर अर्थ मेटल्स को निकालने की एक प्रक्रिया होती है, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। चाइना ने बोला दोस्तों, हम यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता है यूरोप, यूएस सब ने बोला है कि चाइना की ऊपर डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो हम लोगों को कम करनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज भी आधे से ज़्यादा दुनिया चाइना के ऊपर इन रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर डिपेंडेंट है। क्यों? इनके पास में अच्छे खासे रेयर अर्थ मेटल्स हैं और होने के साथ साथ इनके पास में इसको निकालने की टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ में नहीं है। अब बात आती है रेयर अर्थ मेटल्स की। आखिरकार क्या है ये रेयर अर्थ मेटल्स? दोस्तों यहाँ पे 17 प्रकार के मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ये उन 17 एलिमेंट्स का पूरा सेट है रेयर अर्थ मेटल्स, जिसमें 15 तो हमारे लेंथनाइट्स हैं। लेंथनाइट्स का एक पूरा सेक्शन आता है पीरियोडिक टेबल में, तो 15 तो लेंथनाइट्स हो गए। उसमें स्कैंडियम और येथ्रियम ये दोनों मिला देंगे तो टोटल 17 होगा। ये 17 है हमारे पास में रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ज़रा 17 रेयर अर्थ मेटल्स का नाम एक बार फटाफट बोलते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत ध्यान रहे। ठीक है, नंबर 1 सेरियम, देन डिस्प्रोजियम, एरबियम, यूरोपियम, उसके बाद गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथनम, ल्यूटैटियम, उसके बाद न्यूडीमियम, पार्सोडीमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थूलियम, याथ्रियम और येथ्रियम। ये टोटल 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अब सवाल यह है कि सर इनका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इन रेयर अर्थ का यूज़ ज़रा समझते हैं। अभी येथ्रियम एक प्रकार का रेयर अर्थ है, इसका यूज़ किया जाता है टेलीविज़न इंडस्ट्री में। येथ्रियन ऑक्साइड जो है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, लैंथोनाइट के साथ में मिलाते हैं और मिलाने के बाद में हमें जो कलर टेलीविज़न होता है उसमें रेड कलर का कॉम्पोनेंट मिलता है। सेरियम जो होता है इसका यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल के अंदर में, ताकि जो सल्फर ऑक्साइड जो एमिशंस होते हैं उसको रोका जा सके।
फिर बात आती है सैमेरियम की, तो सैमेरियम को हम कोबाल्ट के साथ में मिलाकर क्या करते हैं, मैग्नेट्स को, मतलब कोबाल्ट मैग्नेट्स के साथ में मिलाकर हम क्या करते हैं, गाइडेड मिसाइल के अंदर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में गैडोलिनियम का यूज़ करते हैं यूएसबी ड्राइवर्स के अंदर में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नियोडिमियम का यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, और वो परमानेंट मैग्नेट हमारे मोबाइल में, सीडी प्लेयर में, कंप्यूटर, लाउड स्पीकर, हेडफोन में यूज़ की जाती है। फिर प्रेसोडियम का यूज़ करते हैं सिगरेट लाइटर्स के अंदर में। स्कैंडियम का यूज़ करते हैं हम अपने एल्यूमिनियम के अंदर में, जिससे एलॉय बनता है। ठीक है, हम अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बेसबॉल बैट, उसके बाद स्टिक्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है लैंथनम। लैंथनम से दोस्तों यहाँ पे जो चश्मा है, ग्लास है, ये सारे कैमरा लेंस हो गए, नाइट ग्लासेस हो गए, ये सब कुछ बनाया जाता है। ये आप समझ गए, ये है रेयर अर्थ का यूज़। ये तो मैंने बहुत छोटा 0.1% यूज़ बताया, यहाँ रेयर अर्थ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग जगह से। चाइना के पास में बहुत सारा रेयर अर्थ है जिसके ऊपर दुनिया भर की कंट्रीज निर्भर हैं। अच्छा, सवाल यह है कि सर इसको रेयर अर्थ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये बहुत कम से दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, पाया जाता है सभी जगह पर, लेकिन दोस्तों इसको उससे अलग करना, जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमारे पास में मिनरल्स हैं, समझो कहीं पर भी भंडार मिल गया, लेकिन उस जगह पर उस मिट्टी से उसको उस मिनरल को निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना उस ऑक्साइड से, वो जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है, और उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास में। चाइना ने बोला ये टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, अपने आप करो जो करना है। समझ गए? चलो, अब सवाल आता है यहाँ पर कि चलो चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को बैन करने के लिए बोल दिया, नहीं एक्सपोर्ट करेगा, इसका असर क्या पड़ेगा दुनिया पर? ये आपसे अगर पूछ लिया जाए, चाहे वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो पहला असर नंबर 1 वो है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। चाइना दुनिया का टॉप प्रोसेसर है रेयर अर्थ का, और चाइना डोमिनेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया, रेयर अर्थ का प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग का मामला हो, उसमें चाइना एक डोमिनेटिंग कंट्री है दोस्तों। कोई भी देश उसको इस लेवल पर टक्कर नहीं दे सकता, ये बात बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हम। और ये जो बैन किया है ना चाइना ने इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को, इससे जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर एक सबसे बड़ा असर पड़ेगा। उनके पास रेयर अर्थ जो एक्सपोर्ट है, देखो इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बैन लगा रहा है, तो इससे क्या होगा, उन देशों के अंदर में जो ये शॉर्टेजेस है वो यहाँ पर फेस करने को मिलेंगी। फिर बात है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस। इससे क्या होगा, चाइना ने यहाँ पर जो ये बैन लगाए दोस्तों, जो हैविली रिलायंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर कुछ देश, उनके अंदर बहुत इशू आने वाला है, वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे। लेकिन उसी प्रॉब्लम का धीरे धीरे सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अब वो कंट्रीज क्या करेंगी, धीरे धीरे अपने यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगी, और एक बार डेवलप कर लिया तो चाइना की ज़रूरत नहीं है फिर। अब चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगाया, इससे दोस्तों हमें एक अवसर मिलेगा इनोवेशन करने का। ये सही बात है, एक नया आविष्कार करने का हमारे पास में मौका मिलेगा। हम खुद से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। जो अलग अलग देश हैं वो पहले केवल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब चाइना की बजाय वो अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के प्रति अपनी डिपेंडेंस दिखा सकते हैं। सिंगल मार्केट की बजाय वो डाइवर्सिफाई कर लेंगे, जिससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब सिंगल मार्केट में ये दिक्कत होता है, चाइना के ऊपर निर्भरता रही, अब क्या है, लोग टेंशन में रहेंगे, यार चाइना ने बैन कर दिया, हमारे पास में इसका शॉर्टेज हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। समझ गए? तो अब क्या होगा, डाइवर्सिफाई कर देंगे मार्केट। कभी भी किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखनी है, अलग अलग हटा के रखनी है। किसी के एक के साथ में रिलेशन खराब हुए तो कोई बात नहीं, दूसरा है। समझ गए? अब सवाल यह है कि जो बैन हुआ है इसका इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। तो इंडिया बाकी सारे देशों की तरह चाइना के ऊपर में रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को लेकर काफ़ी विश्वास करता है और डिपेंडेंट है। इंडिया भी यहाँ पर चाइना से बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स को परचेस करता है, खरीदता है। अब क्या होगा, जब चाइना एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने खुद के इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में फोकस करना शुरू करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स पर ही काम करती हैं, हाँ स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम होगी जब चाइना इसको एक्सपोर्ट करने से मना करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्डअप कर लेंगे तो वही प्रॉब्लम हमारी ताकत बन जाएगी। समझ गए? क्योंकि रेयर अर्थ के मामले में दोस्तों ये जो रिसोर्सेस हैं इंडिया में, ये 5th लार्जेस्ट भंडार इंडिया में भारत में देखने को मिल जाते हैं। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हमारे पास है, बस उसको निकालने की टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा पीछे छूट जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको दोस्तों ये पूरा का पूरा मैटर, ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। अब आर्टिकल का इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये आप देखो, यूपीएससी ने साल 2012 में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है कि हाल ही में यहाँ पर चिंता दिखाई गई है
किस चीज़ को लेकर? रेयर अर्थ मेटल्स के शॉर्टेज को लेकर। उसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे एक लॉजिक से ना सारा काम तमाम हो सकता है दोस्तों, एक लॉजिक लगाकर आप सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि चाइना जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अपने एक्सपोर्ट पर। ये तो सही बात है, ये तो अभी भी हम पढ़ रहे हैं और पहले से यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली, इन 4 कंट्रीज के अलावा ये जो एलिमेंट्स है क्या ये किसी और दूसरे देश में नहीं पाए जाते? भाई ये तो सरासर गलत है, इंडिया में भी बहुत सारे रेयर अर्थ पाए जाते हैं, अभी आपको पढ़ाया ही था मैंने। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किस चीज़ के लिए? अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने के लिए। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये सही बात है। मैंने आपको बताया रेयर अर्थ मेटल्स के कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ में, डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है। तो पहला और तीसरा लॉजिकली सही है, और लॉजिकली क्या है, ये साइंटिफिकली भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए आगे आते हैं ना। फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, जहां पर जो सत्य श्रीराम हैं, जो कि एक CEO हैं अपोलो हॉस्पिटल की, उनका कहना है जो हेल्थ है उसको हमें अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा 2024 में, अदरवाइज दुनिया बहुत कुछ सफ़र करेगी। और क्यों बनाना है उसके पीछे का रीज़न है, कई सारे फैक्ट्स के साथ उन्होंने बात की है। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। फैक्ट्स जो है आपके आंसर को मजबूत बनाते हैं। सामने वाला बोल नहीं सकता आपके फैक्ट के आगे अगर आपने सोर्सेस मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? नहीं तो फिर अगर आप अपने मन उससे बताओगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे घुमा दिया जाएगा। लेकिन आप फैक्ट पे तुम पर बात करोगे तो सामने वाले के पास में कोई जवाब नहीं होता। इस चक्कर में यूपीएससी के अंदर में पिछले कुछ सालों में जो फैक्चुअल डेटा है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो चुका है, और इस बार का 2023 का प्रीलिम्स में ये हकीकत करके दिखा भी दिया कि भाई कितना ज़्यादा हमें सतर्क होकर पढ़ना है। समझ गए? आगे आते हैं। और दोस्तों मेंस के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। आप मुझे आप कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग प्लीज़ ये भी बताना डिस्कशन जैसा आज हमने किया था ऐसे ही रखें, क्योंकि ये डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि दोस्तों एक ही अखबार से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, ये सही बात है। जो रेलिवेंट है उसको पढ़ो। चलो अब बात करते हैं फिलहाल इस एडिटोरियल की। तो राइटर बोलती हैं क्या कि देखो ये जो फैक्ट है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह की बात करते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है दुनिया में, और ये फैक्ट है, तथ्य है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यह है कि हमें अपने ज़िंदगी में, अपने खान पान में, अपने रहने सहने के तरीके में बदलाव करना होगा, तभी ये बीमारी रुक सकती हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये राइटर है वो क्या बोलती हैं, पहले मैं आपको ये पैरा बताता हूँ। इनका कहना यह है कि साल 2023 के अंदर में जो नवरात्रि का फेस्टिवल हुआ गुजरात में, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आई और पता चला कि 10 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से केवल 24 घंटे के अंदर। अब ये चिंताजनक बात तो है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि आपने ये सुना होगा कि भाई हार्ट अटैक बच्चों को थोड़ी ना आता है, बड़ों को आता है। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट अटैक की वजह से जान गई है वो 13 साल के बच्चे की भी है और कुछ बुजुर्ग की भी है। तो ये जो मिथ था कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज केवल बुजुर्ग को होंगे, वो मिथ हो गया ख़त्म। और ये जो चिंताजनक ट्रेंड है दोस्तों, ये केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा, ये हमारे देश भर में जगह जगह पर हार्ट अटैक के केसेस नजर आए। कहीं पर डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया। इस तरह के कई सारे वीडियोस प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए। अब हुआ क्या? तो बोला जा रहा है कि जो शिफ्ट हो रहा है इतना तेजी से, मतलब इस बीमारी का बर्डन इंडिया के ऊपर बड़ा है। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरा तो है, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा बड़ा खतरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि मतलब ऐसे छुए छाने से फैलती नहीं है। वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे हार्ट अटैक या दिल से संबंधित दूसरी बीमारियां, डायबिटीज़, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए एक सबसे बड़ी और नई चिंता नज़र आती है। राइटर बोलती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनका एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट ने यह बोला है कि 66% जो डेथ भारत में 2019 में हुई है वो केवल और केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हुई हैं। अगेन चौंकाने वाली रिपोर्ट। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया कि 22% जो लोगों की जान गई है, उसमें से जो लोगों की उम्र है वो 30 साल या 30 से ज़्यादा उम्र के हैं, और आने वाले समय पर 30 या 30 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का शिकार होने वाले हैं अपने 70वें बर्थडे से पहले। ये भी फैक्ट है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होने वाली जो बीमारियां हैं दोस्तों, वो प्रिवेंटेबल हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सोल्यूशन यह है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो खान पीन है हमारा, उसमें बदलाव करना होगा। ये बात इन्होंने बताई।
अब नेक्स्ट पैरा में राइटर ये बोलती हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह काम कर रहा है, एक महामारी की तरह जो धीरे धीरे लोगों को खा रहा है। उसके पीछे का फैक्टर, रीजन क्या है? रीजन है अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एक्सरसाइज ना करना, तंबाकू या शराब का ज़्यादा यूज़ करना। आजकल चलन फैशन के तौर पर लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो सब कुछ बढ़ता जा रहा है इंडिया में। और ये जो एपिडेमिक है दोस्तों, ये और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। इंडिया के अंदर में डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा हैं कि भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल बोला जाता है दुनिया का। 101 मिलियन डायबिटिक्स लोग हैं भारत में और 136 मिलियन ऐसे जो प्री डायबिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। डायबिटीज़ के इतने केस भारत में दोस्तों, और ये केसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये जो हेल्थ क्राइसिस है, ये केवल एक इंसान को अफेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई चलो क्या हो गया, एक इंसान, उसकी गलती थी, उसने नहीं खोया, उसकी जान चली गई। नहीं, उसकी जान जा रही है, हमारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो इकोनॉमी के लिए जो हम सब हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खुद एस्टिमेट डेटा बोला है कि जो इंडिया है वो 2030 तक $4.58 ट्रिलियन का लॉस कर चुका होगा इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। क्यों? इन बीमारियों की वजह से इतनी लोगों की जान जा चुकी है कि उसका झटका सीधा हमारी इकोनॉमी को लग रहा है। वो इतनी लॉस हो चुका होगा जितना अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। फिर बात है 2024 के लिए एक नए रेजोल्यूशन की। राइटर बोलती हैं कि एक नया रेजोल्यूशन, एक प्लानिंग हमें 2024 के लिए लेकर चलनी होगी। क्या लेकर चलनी होगी वो भी आपको बताऊंगा। तो इंडिया 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाला है 2027 तक। जो लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बढ़ती हुई चिंताएं हैं दोस्तों, जो हमारी सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव के अंदर में हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी होगी। एक नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को सबसे प्रायोरिटी पर रखें। नए साल का जो रेजोल्यूशन होता है, जो हम हर बार प्लानिंग करते हैं, वो कुछ दिनों में टूट जाता है, लेकिन ये रेजोल्यूशन वो होगा जो कि हमें कभी भी तोड़ना नहीं है। हमारी हेल्थ ही सब कुछ है। जैसे हमारा एक पुराना कोट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, हेल्थ है तो आपका यहाँ पर सब कुछ है, हेल्थ खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडीज़ पर एक कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन वही है ना, जो लोगों का टेस्ट होता है उसकी वजह से जंक फूड का कंजम्पशन इतना हो रहा है कि चीज़ें पूरी ख़त्म होती चली जा रही हैं। हमारे अपने डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा, हेल्दियर चॉइसेस को अपने डाइट में ऐड करना होगा, और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स में काम करना होगा। पहला, राइटर बोलती हैं, पहले हमें जो नेचुरल मूवमेंट है अपने डेली लाइफ में वो ऐड करना होगा। आजकल हम बैठे रहते हैं, खा के लेट जाते हैं, तो बस ये काम क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को बर्बाद कर रहा है। इसके बजाय हमें कम से कम, जैसे मान लो छोटी छोटी जगह पर गाड़ी लेकर चले जाते हैं, कहीं पास से सामान लाना है, गाड़ी लेकर चले गए, तो उसकी जगह कम से कम आप पैदल तो चल सकते हो ना। 30 मिनट्स रोज़ाना के बेसिस पर काम करो। इससे आपका जो हार्ट हेल्थ है थोड़ा सा इंप्रूव होगा, बड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। बोन्स मजबूत होंगे, बॉडी फैट कम होगा। सेकंड, हमें स्लो फूड को ज़्यादा चूज़ करना होगा, फास्ट फूड से ज़्यादा। आप कह सकते हो शुगर वगैरह एकदम घुल जाती है ब्लड में, छोड़ दो उसे। ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं वही ऊपर से दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो हम अगर अच्छा खाएंगे तो बॉडी पर अच्छा दिखाई देगा, समझ गए? बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, उतनी हेल्दी होगी। आप जंक फूड खाओगे, तला भुना खाओगे, बॉडी उतना लेजीनेस फील करेगी। जितना आप रॉ फूड खाओगे, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी, आप उतना फुर्तीला महसूस करोगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है, लेकिन हम लोग इसको गौर नहीं कर पाते। फिर हमें कम से कम यहाँ पे बोला जा रहा है कि हफ्ते में एक बार चेकअप तो होना चाहिए भाई। यानी कुछ समय पर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चेकअप नहीं कर पाते। ठीक है, और वो चेकअप ना करने की वजह से अपने जो डाइट है वो कंट्रोल नहीं पाते। अब चेकअप करवाते हैं तो एक इंसान को टेंशन में नहीं रहती, यार मेरी डायबिटीज़ इतनी है, आज इतनी थी, इस हफ्ते इतनी है, अगले हफ्ते इतनी है। इस तरीके से यहाँ पे डायबिटीज़ का अगर एक हिसाब है तो दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके खिलाफ में जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जीतना बहुत आसान है। लेकिन एक इंसान अगर अपना मन बना ले तो कुछ दिन का टारगेट बना ले, उसी में यहाँ पर 1 साल का आपने टारगेट बनाना है। 2024 में मैं हर चीज़ हेल्दी करने वाला हूँ, हेल्दी चीज़ों को ऐड करूँगा अपने लाइफ में, हेल्दी डाइट को ऐड करूँगा। इससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स होंगे, आपकी लाइफ भी हेल्दी बनेगी, ऐसा राइटर का कहना है।
तो इस जर्नी में हेल्थियर इंडिया को बनाने के लिए दोस्तों हमें कहीं ना कहीं अभी क्या करना है, यही इस तरीके से जैसे यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं उनको भी अपने बच्चों को आगे हेल्दी डाइट ही प्रेफर करनी है। ठीक है, उनके मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा जो कि आगे हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम हेल्थियर नेशन को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिस्कशन में राइटर का सारा पॉइंट ऑफ व्यू। चाहो तो इंपॉर्टेंट तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों आज शॉर्ट न्यूज़ है। ये वाली जो न्यूज़ है इसमें कुछ खास नहीं है। क्या बात की जा रही है, जो बंगाल के फार्मर्स हैं इन्होंने अपने खुद के यहाँ पर जो उगाए जाने वाले बीज होते हैं उनको ही यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। कहने का मतलब है हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, ओडिशा के अंदर में स्पेशली, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं दोस्तों, वो सब ने मिलकर अपने स्टेट की जो वैरायटीज़ हैं दालों की, है ना, धान की जो वैरायटीज़ है वो सब खुद परचेज़ की हैं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको आपस में एक्सचेंज किया गया। इस प्रकार का एक फेस्टिवल, एक इवेंट रखा गया था एनजीओ के माध्यम से, जिसकी वजह से न्यूज़ बना हुआ है। इतना काम का हमारे एग्जामिनेशन के लिए है नहीं, ये काम का आर्टिकल है, लेकिन इसमें डेटा बहुत सारा है। इस चक्कर में ये डेटा कल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो मैंने सेव कर रखा है। ऐसा नहीं है डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ये कल करूंगा। कोपरा के बारे में बताऊंगा, कोपरा के यूजेस के बारे में बताऊंगा। वैसे डिस्कशन मैंने किया हुआ है लेकिन बहुत पहले किया था, लेकिन बाद में आपको फिर से बताऊंगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा वेट करो। क्वालिटी में समय लगता है जैसे मैं आपको बोल चुका हूं, लेकिन एग्जाम में आपको हेल्प करेगा वो। बाकी आता है अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन था कि हाल ही में साइंटिस्ट ने यह देखा, दो बड़े बड़े ब्लैक होल्स आपस में मिल रहे हैं हमारे पृथ्वी से बिलियन लाइट ऑफ ईयर्स की दूरी पर। तो वो जो मर्जर है उससे क्या दिखाई पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों जब भी दो ब्लैक होल्स आपस में मिल रहे होते हैं तो आसपास इनके ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जब ये दो ब्लैक होल मिले तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया। समझ गए? तो ये आप देख पाओगे तरंगे बनी, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा डिस्कशन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।